Friends, welcome to this lecture. This is our unit number 22 of BRBL, which is based on the Consumer Protection Act. So let's begin the Consumer Protection Act. So first of all, let's see the first slide. So first of all, let me tell you what are the key points of the amended Consumer Protection Act 2019, because it pertains to the bank and bankers, right? क्योंकि ये जो है दोस्तों एक्ट पर्टेन करता है बैंक और बैंकर से। पहले बताया गया दोस्तों कि इस ऑब्जेक्टिव का इस यूनिट का एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंज्यूमर को एक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करें जो कि कंज्यूमर की डिस्प्यूट के साथ डील करे। तो ये वही बताया गया है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंज्यूमर कोई इशू फेस करेंगे, कोई ग्रीवियंस फेस करेंगे बैंक या बैंकर से, तो उसके पास लीगल फ्रेमवर्क है एक प्लेस में, ताकि वो रिड्रेसल सीख कर सके। ठीक है। फिर दोस्तों बताया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी इशूज है जो कि कंज्यूमर और बैंक के या बैंकर के बीच में अराइज हो रहा है दोस्तों, ठीक है, एनी डिस्प्यूट विच अराइज बिटवीन बैंक, बैंकर एंड कंज्यूमर, तो इसे कहा जाए कि इस डेट के बाद, ठीक है, मतलब देखिए ये एक्ट आया था जुलाई 20, 2020 को, ठीक है। तो इस दिन के बाद मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, दिन कौन सा है दोस्तों, जुलाई 20, 2020, ठीक है। इस दिन के बाद दोस्तों यदि किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे क्या करना है दोस्तों, तो वो गवर्न किया जाएगा इस एक्ट के प्रोविजन से। दैट विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तीसरा पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि दोस्तों सेक्शन 2 के बारे में बताया जा रहा है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे मान लीजिए ब्रांच ऑफिस का मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि बैंक के पास मल्टीपल लोकेशन है जहाँ पे ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, तो प्रत्येक लोकेशन को हम ब्रांच ऑफिस कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइंड है सेक्शन 2 में, वो सेंट्रल अथॉरिटी है। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या होता है दोस्तों, एक अथॉरिटी होता है जो कि इस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है ताकि प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करे कंज्यूमर के राइट को। तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करेगा, रिफंड ऑर्डर करेगा, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर करेगा और लीगल एक्शन लेगा अगेंस्ट बैंकर जो कि कंज्यूमर राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जो है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रिमेंबर कर सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है इस एक्ट का वो प्रोटेक्ट, एस्टैब्लिश और गवर्न है। और दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप क्रिएट कर सकते हैं मेंटल पिक्चर, ओके, जो कि सेक्शन 2 में डिफाइंड है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेनेंट। तो कॉम्प्लेनेंट के बारे में बताया गया दोस्तों, ऐसा कोई भी आदमी जो कंसर्न रेज करता है या कंप्लेन लॉन्च करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। इसके अंदर दोस्तों कंज्यूमर हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर एडवाइजरी ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपने एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदा या आपको पुअर सर्विस किसी कंपनी से मिला, ठीक है, तो आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदा या आपको पुअर सर्विस मिला किसी कंपनी से, ठीक है, तो दोस्तों आपने कंसर्न यदि ला रहे हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अटेंशन में, तो ये कहा जाएगा, आप कहलाएंगे कॉम्प्लेनेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो भी आप एलिगेशन या क्लेम कर रहे हैं, कंप्लेनेंट जो भी एलिगेशन या क्लेम कर रहा है जो कि अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, उसे कंप्लेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जो कि जैसा एडवर्टाइज हुआ था वैसा काम नहीं किया, या कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ सर्विस नहीं दे पाए, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। So friends, before continuing the lesson, let me introduce you to our CIB 2023 paid program. So in this program, we are offering our video course, PDF course, as well as MCQ course and mock test course. So everything you will get in a consolidated fashion. If you are interested for such program, for such type of videos, for paid videos, then you can opt for our paid program. For more detail, you can consult me on the WhatsApp number shown on the. So friends, let's continue our discussion. जैसे देखिए आपको कॉम्प्लेनेंट के बारे में बताया गया है। तो कॉम्प्लेनेंट कौन होता है, मैंने कंप्लेंट में समझाया दोस्तों। इस एक्ट में इस एक्ट में दोस्तों बहुत सारे काउंसिल्स और कमीशंस हैं जो कि कंज्यूमर की कंप्लेंट को हैंडल करते हैं, राइट। सो इन दिस एक्ट देयर आर मेनी काउंसिल्स, देयर आर मेनी कमीशंस हु हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ओके। अब देखिए कंज्यूमर का कंप्लेंट किस किस तरह का होता है, ठीक है, वो हम लोग जरा देखते हैं दोस्तों। ओके, सो देयर आर मेनी काउंसिल्स, देयर आर मेनी। अब जैसे देखिए ये जो बॉडीज़ होते हैं इसकी जिम्मेवारी होती है कि ये वो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे दोस्तों बिजनेस के अगेंस्ट या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट जिन्होंने कंज्यूमर राइट को वायलेट किया है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है,
वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में जाके कंप्लेन करता है कि कोई कंपनी फॉल्टी प्रोडक्ट बेच रही है, तो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेन को और फिर एक्शन लेगी यदि ज़रूरत पड़े तो। दोस्तों ये जो एक्ट है दोस्तों, ये प्रिस्क्राइब करता है एक लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई कंप्लेनेंट, यदि कोई शिकायतकर्ता सेटिस्फाइड नहीं है काउंसिल के डिसीजन से या कमीशन के डिसीजन से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो शिकायतकर्ता क्या कर सकता है, ठीक है, तो उसके पास एक लिमिटेड पीरियड होता है तो अपील फाइल करने का। ओके, तो ही हैज़ अ लिमिटेड पीरियड टू फाइल एन अपील। सो अब देखिए वो टाइम क्या है, तो यदि वो अपील फाइल नहीं करेगा उस उतने लिमिटेड पीरियड में दोस्तों, ठीक है, तो काउंसिल का जो डिसीजन रहेगा ना वो फाइनल माना जाएगा। ओके, सो यही कहा गया है दोस्तों कि टाइम लिमिटेशन पीरियड है फाइलिंग एन अपील, तो काउंसिल का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शिकायतकर्ता जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसे 30 दिन के अंदर अपील करना होगा। यदि वो नहीं करेगा तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसमें बहुत सारा टर्म्स है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विस, इन सभी से रिलेटेड है। ये सभी डेफिनेशन कंज्यूमर को समझाते हैं उनका राइट क्या है और उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंगेज होती है, जैसे फॉल्स एडवर्टाइजिंग या डिसेप्टिव प्राइसिंग, तो कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है इस एक्ट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों कि बहुत सारे एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे इसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जो कि लॉ है, इनेक्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो लॉ है इसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं। ठीक है, ये जो काउंसिल्स होते हैं दोस्तों, इनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे कंज्यूमर में, उनका राइट क्या है और उनको हेल्प करे कंप्लेंट को फाइल करने में। जैसे मान लीजिए कि एक कंज्यूमर परचेज किया फॉल्टी प्रोडक्ट को और मैन्युफैक्चरर जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है या रिफंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो कंज्यूमर जो है नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाके अपना हेल्प ले सकता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो CCPA होता है दोस्तों, ठीक है, CCPA होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके पास पावर होता है कि वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर को जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंगेज है। राइट, तो CCPA के पास पावर है। CCPA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, तो CCPA के पास पावर दिया गया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने वाली मैन्युफैक्चरर या सर्विस कंपनी के साथ जो है उस पर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। ही हैज़ अ पावर। ओके, तो दोस्तों उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई पैकेज फूड आइटम का मैन्युफैक्चरर है। ओके, अब वो जो पैकेज फूड आइटम का मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया, वो जो है ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि प्रिस्क्राइब सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है, तो CCPA उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है। फिर दोस्तों बताया जाएगा कि कंज्यूमर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है रेलेवेंट कंज्यूमर फोरम से या CCPA से, और ये बॉडीज़ है इनकी जिम्मेवारी है कि कंप्लेंट से रिजॉल्व करें टाइम बाउंड मैनर में। जैसे कोई कंज्यूमर ने मोबाइल फ़ोन खरीदा जो कि एक फॉल्ट डेवलप कर लिया विद इन अ फ्यू डे ऑफ परचेज, तो कंज्यूमर ने एक कंप्लेंट फाइल किया नियरेस्ट कंज्यूमर फोरम में, तो जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर, ठीक है, और फिर एक सॉल्यूशन, एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ हजार्डियस गुड, मतलब मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड से अडेयर करेंगे जो कि सरकार प्रिस्क्राइब कर रही है, ताकि इंश्योर कर सके कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर के लिए सेफ हो। तो जैसे मान लीजिए कोई बेबी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, वो इंश्योर करे कि उसका प्रोडक्ट जो है हार्मफुल केमिकल से फ्री हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। फिर दोस्तों लॉ के अंदर कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है एज एनी पर्सन हु परचेजेस गुड्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई पर्सन जो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है दोस्तों पर्सनल यूज़ के लिए, वो कंज्यूमर है, लेकिन कोई रिटेलर जो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है रिसेल के लिए, वो कंज्यूमर नहीं है इस लॉ के अंदर। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि रिटेलर इज नॉट अ कंज्यूमर। ओके, लेकिन कोई पर्सन यदि वॉशिंग मशीन खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। राइट, यही पॉइंट समझाया जा रहा है। अब देखिए डिस्प्यूट कैसे डिफाइन किया गया है, तो डिस्प्यूट एक डिसएग्रीमेंट होता है दोस्तों, वो बताया जा रहा है। इसका मतलब यदि किसी कंज्यूमर का कंप्लेन है किसी बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट और वो डिसएग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो उसे कंज्यूमर डिस्प्यूट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन एक प्रोडक्ट खरीदा एक कंपनी से और प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, तो कंपनी जो है रिफंड नहीं कर रही है, ना ही प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रही है, तो इसे माना जाएगा कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट का डेफिनेशन प्रॉपर्ली यहाँ पे समझाया गया है कि व्हाट इज़ अ कंज्यूमर डिस्प्यूट, कि उसका तो प्रोडक्ट डिफेक्ट निकल गया लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर रही है, तो ये डिस्प्यूट होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ राइट्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये जो एक्ट है बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स को लिस्ट करती है। अब देखिए वो क्या क्या कंज्यूमर राइट्स हैं उसे भी हम लोग एक बार देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंज्यूमर राइट्स। जैसे देखिए ये जो राइट्स हैं इसके अंदर प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट हजार्डस प्रोडक्ट,
राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, और देखिए बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि यदि कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जो कि हार्मफुल होता है कंज्यूमर के लिए, जैसे टॉय हो गया जिसका शार्प एज है, या कोई फूड आइटम है जिसमें हार्मफुल केमिकल है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो इस एक्ट के अंदर रिड्रेसल ले सकता है। दूसरा टर्म दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर के पास राइट है कि उसे इन्फॉर्म रहे प्रोडक्ट के बारे में और जो सर्विस वो परचेज कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है जिसका साइड इफेक्ट है, तो उसको ड्यूटी है इन्फॉर्म करना कंज्यूमर को इस साइड इफेक्ट के बारे में। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब कंज्यूमर के पास राइट है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट के रेंज से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे चूज कर सके। ऐसे कोई कंपनी सेल कर रही है प्रोडक्ट को इस प्राइस पे जो कि ज़्यादा है इसके कॉम्पिटिटर से, तो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। फिर दोस्तों नेक्स्ट है कि राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो रिड्रेसल सीख कर सके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे फॉल्स एडवर्टाइजिंग, मिसलीडिंग प्राइसिंग, इन सभी के अगेंस्ट रिड्रेसल सीख कर सके। उसके बाद दोस्तों कंज्यूमर के पास राइट है कि वो एजुकेटेड रहे कि उनका राइट क्या है और कैसे उसे एक्सरसाइज करें। तो कंपनीज को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में क्लियर और कंसाइज मैनर में, ताकि कंज्यूमर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों। तो जैसे आप इसको याद कर सकते हैं HARTS से, अच्छा हार्ट्स को, ताकि आप याद रख सकें आपके पास कौन कौन सा कंज्यूमर राइट। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। HARTS मतलब H हो गया हजार्डस प्रोडक्ट, A हो गया एक्सेस टू गुड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, R हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, और TS हो गया दोस्तों आपका रिड्रेसल अगेंस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इस तरह आप इसको जो आपका हक है उसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को समझते हैं। चलिए, तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, देख सकते हैं आप। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट चेंज काउज करते हैं कंज्यूमर के राइट में। जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं, एक लैंडलॉर्ड है दोस्तों, वो रेंटल एग्रीमेंट में एक क्लॉज इंक्लूड कर दिया जिसमें जो टेनेंट है उसको पेनल्टी पे करना है यदि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा एंड होने से पहले। तो यदि पेनल्टी अनरीजनेबल है, डिसप्रपोर्शनेट है, एक्चुअल लॉस जो कि लैंडलॉर्ड सफ़र करेगा, तो ये कंसिडर किया जाएगा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। वही कहा गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में या सर्विस प्रोवाइडर या कंज्यूमर के बीच में जो कि कंज्यूमर के राइट को कर्टेल कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना लैंडलॉर्ड के केस में, तो वो रेंटल एग्रीमेंट में कुछ ऐसा टर्म कंडीशन ले आया कि पेनल्टी पे करने पड़ेगा टेनेंट को यदि वो टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द एंड ऑफ द टर्म। तो पेनल्टी यदि अनरीजनेबल है, डिसप्रपोर्शनेट है, एक्चुअल लॉस जो सफ़र किया गया लैंडलॉर्ड से, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बताया जा रहा है कि एक ट्रेड प्रैक्टिस जो कि अनफेयर या डिसेप्टिव मेथड लेता है ताकि सेल को प्रमोट करें। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो फॉल्स स्टेटमेंट देती है प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में। जैसे एक पार्टिकुलर शैम्पू का ब्रांड है, उसको क्लेम कर रही है कि वो हेयर लॉस को सही कर देगा, लेकिन दोस्तों कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी बताया जा रहा है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल आपको समझाया गया है, और दूसरा चीज़ समझाया गया दोस्तों कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी आपको समझाया गया है। ठीक है, तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दिस टू थिंग हैव बीन कवर्ड इन दिस पार्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एसोसिएटेड हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के एरिया जो कर्टेल करे। ठीक है, और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो सकता है दोस्तों कि अनफेयर या डिसेप्टिव हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों बर्डन। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके, तो इसको समझते हैं दोस्तों। सो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके साथ लाई करता है वो ज़रा देखते हैं। तो देखिए जो इसमें कह रहा है कि यदि कोई कंपनी क्लेम करती है कि प्रोडक्ट और सर्विस जो के पास वारंटी है, गारंटी है, तो उसकी जिम्मेवारी है प्रूफ करना कि प्रोडक्ट या सर्विस जो है क्राइटेरिया को मीट कर रहा है वारंटी और गारंटी का। जैसे मान लीजिए कंपनी क्लेम कर रही है कि उसके प्रोडक्ट के पास का लाइफ टाइम वारंटी है, तो वो उसे प्रूफ करे कि प्रोडक्ट जो है लाइफ टाइम लास्ट करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एक कंपनी जो है एक फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम नहीं कर सकती अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जिसमें वारंटीज़ हो या गारंटीज़ हो। जैसे मान लीजिए कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि प्रोडक्ट के पास 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि उसका हिस्ट्री ऐसा कर रहा है कि उसने रिफंड और रिटर्न को डिनाई किया है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट बता रहा है कि कोई भी कंपनी जो फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम करती है प्राइस के बारे में, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम नहीं कर सकती। जैसे कंपनी किसी प्रोडक्ट को 100 रुपया में नहीं एडवर्टाइज कर सकती,
सो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कंपनी जो है कोई फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम नहीं कर सकती कंपटीटर के बारे में या कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। ऐसे कंपनी क्लेम नहीं कर सकती कि उसका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट डेंजरस है, डिफेक्टिव है, बिना किसी एविडेंस का सपोर्ट करने का इस क्लेम को, राइट। तो अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी क्लेम कुछ ऐसा फॉल्स क्लेम नहीं कर सकती कंपनी, ये समझाया जा रहा है इस पॉइंट के माध्यम से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी जो है एक प्रोडक्ट को सेल प्राइस पे एडवर्टाइज नहीं कर सकती यदि वो उसको उस प्राइस पे बेचेगी नहीं, मतलब जिस प्राइस पे वो एडवर्टीजमेंट कर रही है उसी प्राइस पे उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी नियम है जो कि हमारे जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसके अंदर सारे नियम है। मान लीजिए कोई इसको एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है प्रोडक्ट को 50% ऑफ पे नहीं एडवर्टाइज नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि चलो इस प्रोडक्ट को हम 50% ऑफ पे बेच रहे हैं, लेकिन ठीक है बेचेगी, कर सकती है एडवर्टीजमेंट, लेकिन दोस्तों वो उस प्राइस पे यदि सेल नहीं कर रही है तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकती, ठीक है। कहने का मतलब कि दोस्तों कि वो कर रही है क्या कि नहीं हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो 50% यदि आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको उस पर 50% पे सेल भी करना पड़ेगा डिस्काउंट पे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप कह दिए कि नहीं 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जब कंज्यूमर आया आपके यहाँ लेने प्रोडक्ट तो उसको आप जो है पूरा का पूरा 100% अमाउंट पे दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी दोस्तों वायलेशन है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रूडेंशियली किया जाए, ठीक है, कि यदि हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली दें डिस्काउंट, ठीक है, तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो प्रूडेंशियल एडवर्टीजमेंट इज मोर रिक्वायरमेंट। तो वही चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों कि कंज्यूमर का क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या क्या राइट है, इसके बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे कंपनीज जो है किसी गिफ्ट को या प्राइजेस को ऑफर नहीं कर सकती मार्केटिंग टैक्टिक्स पे यदि उसको कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उस कंडीशन को मतलब कि वो कंडीशन फॉर रिसीविंग द गिफ्ट और प्राइज अनरीजनेबल। जैसे मान लीजिए कंपनी एडवर्टाइज कर रही है फ्री गिफ्ट, और ये दोस्तों यदि गिफ्ट जो है अवेलेबल है पहले 10 कस्टमर को जो कि 1000 रुपया स्पेंड करें, तो ऐसा नहीं कर सकती, लिख देगी फ्री गिफ्ट है और जब कंज्यूमर लेने गया फ्री गिफ्ट तो बोलता है कि नहीं पहला 10 कस्टमर को ही फ्री गिफ्ट था, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आपको समझाया गया है कि क्या क्या हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट है हमारे कंज्यूमर राइट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग आप देखते हैं इसमें बताया गया है कि मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड है इसे समझाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सेल्स जो है मिसलीड नहीं कर सकता है कस्टमर को, ठीक है, वही बताया जा रहा है मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर कैरेक्टर सुटेबिलिटी, ठीक है। तो मोबाइल कंपनी मान लीजिए एडवर्टाइज कर रही है स्मार्टफोन को कि फ्री है, और जब वो मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आ रहा है दोस्तों, तो जो कि कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है, तो ये मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। फिर दोस्तों कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे मतलब कि सेलर जो है गेम या कंटेस्ट को यूज नहीं कर सकता कंज्यूमर को इंटाइस करने के लिए वो उसके प्रोडक्ट को बाई करे या सर्विसेज को बाई करे अनलेस स्पेसिफिक गाइडलाइन। जैसे मान लीजिए कि एक बेवरेज कंपनी है, वो स्क्रैच और विन ऑफर कर रही है, कंटेस्ट ऑफर कर रही है ताकि अपने नए सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट करे, तो ये जो है स्पेसिफिक गाइडलाइन ये ऐसा नहीं कर सकती है, स्क्रैच या विन कंटेस्ट को नहीं ऑफर कर सकती प्रमोट करने के लिए अपने नए सॉफ्ट ड्रिंक को, जब तक ये स्पेसिफिक गाइडलाइन जो कि लॉ में लिखा गया उसको फॉलो ना करे। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा प्रमोशनल एक्टिविटी को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा और ये प्रोहिबिटेड होता है, समझे। तो ऐसा नहीं कर सकती कि वो जो है उसको अपना कोका कोला या कुछ अपना बेवरेज बेचना है तो वो क्या कर रही है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है, दिस कैन नॉट बी डन, ओके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या समझाया जा रहा है हमें। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन हियर। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि कोई सेलर जो है किसी इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड नहीं कर सकती है, हाइड नहीं कर सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेलर कैन नॉट विथहोल्ड और हाइड ए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि दोस्तों इसको कि कंज्यूमर को बताओ कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा किसी स्कीम का जो कि फ्री गिफ्ट या प्राइज ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक रिटेल स्टोर है, वो एक प्रमोशन रन नहीं कर सकती जहाँ पे कंज्यूमर जो है एक रैफल में एंटर कर जाए कि हमें फ्री गिफ्ट जीतना है, प्राइज जीतना है, और तब रिफ्यूज़ कर दे कि विनर का नाम नहीं बताए, ठीक है, और प्राइस को विथहोल्ड कर दे, तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, क्या क्या प्रोहिबिटेड है ये समझाया गया है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि कंज्यूमर हमारा जो सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसका क्या, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है उसे समझते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, देखिए उसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक लॉ है जो कि पास किया गया था ताकि कंज्यूमर का राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचती है जो कि सेफ नहीं है यूज करने के लिए, तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। उसी तरह दोस्तों कोई कंपनी ऐसा गुड्स को होल्ड कर रही है जो कि वो बहुत सारे पार्टिकुलर्स प्रोडक्ट को, देखिए यदि कोई कंपनी गुड को होर्डिंग कर रही है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत सारे गुड्स को खरीद रही है ताकि एक शॉर्टेज क्रिएट किया जा सके और उसको हायर प्राइस से बेचें, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और यदि बिजनेस रिफ्यूज़ करेगा सर्विस प्रोवाइड करने का जो उसने प्रॉमिस किया था, तो वो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रोविजन है अनफेयर ट्रेड। ये देखिए होर्डिंग गुड्स, वही मैंने समझाया आपको, गुड्स को होल्ड करना, ठीक है, ये सभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माने जाते हैं, ठीक है। आप गुड को होल्ड क्यों करते हैं? ताकि आप मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट कर सके, सब लोग आप ज़्यादा प्राइस पे आप उसे बेचेंगे, इसलिए ना गुड्स होल्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप नहीं कर सकते, ये सभी प्रोहिबिटेड चीज़ है। और क्या बताया जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों ये जो एक्ट है इसने सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट और हमारे और कहाँ है दोस्तों, सेंट्रल में, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया है। ये काउंसिल दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन को से रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं और प्रमोट करते हैं कंज्यूमर के राइट को। तो सेंट्रल काउंसिल को चेयर करता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और इसके अंदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। और स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव होता है जैसे सेंट्रल काउंसिल है। दोनों काउंसिल दोस्तों मीट करते हैं जब भी नेसेसरी होता है, जैसे वो मीटिंग होल्ड कर सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट को डिस्कस करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, फिर सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या समझाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इट्स टॉक अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। देखिए इसमें क्या समझाया जा रहा है दोस्तों कि जो इसमें कौन से वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 2019 का, ये काउंसिल स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसको मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वो इसको हेड करते हैं, ठीक है। तो इसके हेड कौन है ये समझाया जा रहा है दोस्तों आपको। और देखिए दोस्तों और क्या बताया जा रहा है इस पार्टिकुलर स्लाइड में, लेट अस सी। सो आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये काउंसिल होता है जो कि कहाँ इस्टेब्लिश होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश होता है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। और इसका ऑब्जेक्टिव सेम है स्टेट काउंसिल का। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जैसे दिल्ली में है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे वो इसके हेड रहेंगे और इसकी उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए डिस्ट्रिक्ट में। फिर दोस्तों एक होता है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कंज्यूमर राइट को इन्फोर्स कर सके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट कर सके। जैसे मान लीजिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेट करता है जो कंप्लेन होता है किसी कंपनी के अगेंस्ट जिसने एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया यूजिंग फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है यदि जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो SCPC स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सभी आप एक्रोनिम को यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब जरा देखते हैं दोस्तों और क्या क्या पॉइंट है सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर क्या क्या होता है वो जरा देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए इस बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है जो कि हेड क्वार्टर है दिल्ली में। इसका रीजनल या दूसरा ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल अथॉरिटी का इन्वेस्टिगेशन विंग होता है ताकि इंक्वायरी कंडक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सके। तो सेंट्रल अथॉरिटी का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, राइट को इन्फोर्स करना कंज्यूमर का। तो इसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना, इंश्योर करना कि कोई पर्सन इंगेज ना हो उसमें, और इंश्योर करना कि कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग। सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होता है इन्वेस्टिगेट करने का और एक्शन लेने का जिसके अगेंस्ट जो जिसने फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिया है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी है वो इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंप्लेन को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वो ही कैन इंक्वायर, ही कैन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन, इंटरवीन, रिव्यू मैटर, ठीक है। तो सेक्शन 23 है इस एक्ट का, वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डेजिग्नेट किया जाए, किसे डेजिग्नेट किया जाए, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 ये कहता है कि आप एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डेजिग्नेट करेंगे
और ताकि या नहीं तो आप एक बॉडी को डेजिग्नेट करेंगे जो कि अपने पावर को एक्सरसाइज करेगी, ठीक है, जो कि अपने पावर को एक्सरसाइज करेगी या और अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी, किसका, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी का, जो कि सेक्शन 10 में मेंशन है। इसका मतलब ये बात दोस्तों, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सेंट्रल अथॉरिटी अपने फंक्शन को इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है तो ये दूसरे अथॉरिटी को उसकी जगह ला सकती है, ठीक है। तो यही समझाया गया दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि कोई पर्सन एग्रीव्ड है जो ऑर्डर पास किया गया सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा तो फाइल कर सकता है अपील को नेशनल कमीशन में 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है, नेशनल कमीशन में वो फाइल कर सकता है, ये भी पावर दिया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के बारे में। लेट्स सी। तो दोस्तों इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें एस्टैब्लिशमेंट है बहुत सारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश होते हैं स्टेट के, और उनका जुरिडिक्शन होता है ताकि वो कंप्लेन को इंटरटेन करें। जैसे मान लीजिए एक कंपनी, एक कंज्यूमर है, उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट परचेज किया किसी लोकल स्टोर से और उसे कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो वो कंप्लेन को फाइल करता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, जिसके जुरिडिक्शन में वो पार्टिकुलर शॉप लोकेटेड है जहाँ से उसने खरीदा था, ठीक है। तो ये उसके वहाँ पे जाके वो लॉन्च करेगा कंप्लेन को। उसी तरह दोस्तों बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो इसके अंदर दोस्तों एक प्रेसिडेंट होते हैं और कम से कम 2 मेंबर होंगे दोस्तों जो कि कंप्लेन को हियर करेंगे और ऑर्डर को पास करेंगे, ठीक है। एक प्रेसिडेंट होंगे और 2 मेंबर होंगे। यदि कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकता है, ठीक है, विदिन 45 डेज, ठीक है। तो 45 डेज़ के अंदर जो है वो स्टेट कमीशन में दोस्तों अप्लाई कर सकता है यदि कोई डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो। फिर दोस्तों स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का भी सिमिलर फंक्शन है, और लेकिन दोस्तों हायर जुरिडिक्शन होता है ताकि कंप्लेंट को हियर किया जा सके, ठीक है। तो यही चीज़ समझाया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड में। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। इसमें आपको समझाया जा रहा है कि स्टेट कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बताया आपको कि 45 डेज़ के अंदर जो है वो कंप्लेन कर सकता है। अब देखिए स्टेट कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन में क्या बताया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो अगला पार्ट है वो हम लोग पेड मेंबर के लिए रखेंगे, तो जो लोग पेड मेंबर है उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए जिसमें सारा कंसेप्ट को एग्जांपल के माध्यम से समझाया जाए तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं हर एक यूनिट का वीडियोस। धन्यवाद।